नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे क्रिया। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी का उद्भव विकास, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आता हमारा क्रिया। क्रिया को समझने के लिए आप दो एग्जाम्पल यहाँ समझिए। पहला तो देखिए, मोहन खेल, यहीं पर छोड़ देते हैं। दूसरा लिखते हैं राधिका गीत। आप देखिए, आप गौर से देखिए तो आपको क्या लगेगा कि मैंने दोनों ही वाक्य अधूरे छोड़ दिए हैं। तो वाक्य को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? मोहन खेल रहा है, राधिका गीत गा रही है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, रहा है और रही है, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्होंने मेरे वाक्यों को पूरा कर दिया था, अन्यथा मैंने अधूरा ही वाक्य यहाँ पर लिख के छोड़ दिया था। तो ये क्या है? रहा है जब हमने वाक्य में लगा दिया तो हमें क्या पता चला कि मोहन खेल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का। दूसरी बात मैंने कही, राधिका गीत गा रही है, तो रही है लगाने से पता चला कि यहाँ पर गीत गाने का काम हो रहा है। तो क्रिया क्या है? क्रिया वाक्य का वह अभिन्न अंग है जो वाक्य को पूरा करती है। और दूसरी बात क्या है कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, तो वे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं हम, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है। तो दोनों ही लिखेंगे, किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, क्रिया कहलाते हैं। यह तो हो गई हमारी क्रिया की परिभाषा। अब आप लोग यहाँ पर पूरी परिभाषा को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। दो चीजें यहाँ पर कही गई हैं, करने और होने। तो निश्चित ही आपके मन में ये बात आएगी कि कार्य का करना क्या है और कार्य का होना क्या है। तो दोनों ही चीजें लेकर के चलते हैं। यदि मैं यहाँ पर एक वाक्य बोलूं कि वे आम हैं और दूसरा मैंने लिख दिया मेज पर पुस्तक है, अगला वाक्य मैं लिखूंगी मेज पर पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन से दो शब्द मिले? है और है। जब हमने वे आम कहूंगी तो कोई वाक्य ही नहीं है, वे आम हैं। है कहा तो पता चला कि यहाँ पर क्या है? आम है। दूसरा है मेज पर पुस्तक है। तो है और है दो ऐसे शब्द हैं जिनसे पता चला कि यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो है तथा है, इससे क्या पता चला? कार्य का होना। यहाँ पर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि कार्य स्वतः हो रहा है और हर चीज में कार्य है। तो है और है से पता चला हमें कि यहाँ पर कार्य हो रहा है। यह होता है कार्य का होना। दूसरा हम देखेंगे कार्य का करना। यदि हम कहें गाय घास चरती है, तो हमने कहा गाय घास चरती है। तो यहाँ पर क्या है? चरने का कार्य हो रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? गाय के द्वारा किया जा रहा है। या कह देंगे मोहन गीत गा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? रहा है से पता चल रहा है कि कोई कार्य किया जा रहा है। तो कौन सा काम किया जा रहा है? गीत गाने का। और किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो यह क्या होता है? कार्य का करना। तो यही एक सिंपल सी बात आपको समझनी है कि क्रिया क्या है? वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, क्रिया कहलाते हैं। तो यह तो हो गई हमारी क्रिया की परिभाषा कि क्रिया क्या है। अब इसके बाद देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के यहाँ पर यदि भेद या प्रकार कहें तो क्रिया दो प्रकार की होती है। एक क्रिया होती है हमारी
सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है हमारी यहाँ पर अकर्मक क्रिया। ये जो हमने क्रिया के भेद बताए हैं यह कर्म के आधार पर है। इसके बाद रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद आते हैं, लेकिन परीक्षा के हिसाब से देखें तो कोई भी आपका एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वहां पर क्रिया से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आपको पहचानने को दिया जाता है, 2 वाक्य दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो इसी भाग को अभी लेकर के चल रहे हैं। तो कर्म के आधार पर अगर वाक्य के भेद देखें 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। दोनों को ही डिफाइन करके चलते हैं। तो पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया, और इन दोनों को ही आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर ही मिलेगा। सकर्मक क्रिया में हम जब शब्दों को तोड़ करके पढ़ते हैं, विच्छेद कर दीजिए शब्दों का, आपको वहीं पर उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो सकर्मक में एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है स, और दूसरा दिखाई दे रहा है कर्म। तो स का मतलब क्या हो जाता है? सहित, और कर्म का मतलब कर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म सहित क्रिया। तो ये क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ होता है वह क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक। और सकर्मक क्रिया की परिभाषा अगर देखें तो यहां पर जो होता है वह क्रिया जिसके कार्य या व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, सीधे कर्ता पर फल नहीं पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? कर्म पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वह क्रिया जिसके कार्य अथवा व्यापार, कार्य को ही व्यापार कहा जाता है, तो कार्य अथवा व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक कहलाती है। अब आप समझिए कि कैसे कर्म पर इसका फल पड़ रहा है। इसके लिए हमें इसका एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बच्चा दूध पीता है। एक वाक्य मैंने लिख दिया है, बच्चा दूध पीता है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो SOV पढ़ देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, बीच में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। उसी फॉर्मूले को आपने यहाँ पर भी यूज करना है। देखिए कर्ता क्या होता है? जो वाक्य को प्रारंभ कर रहा है वो है कर्ता। तो बच्चा यहाँ पर हो गया कर्ता, और क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? पीने की क्रिया हो रही है। कंफ्यूजन मत करना, मैंने है और है को शुरू में ही क्रिया बोला था। तो यह क्या होती है? सहायक क्रिया है। यहाँ पर क्या है? सहायक क्रिया। हमने देखनी है मुख्य क्रिया। तो कर्ता यहाँ पर है बच्चा, और क्रिया हो रही है पीने की। कर्ता और क्रिया के बीच में दूध बच गया, तो दूध क्या है? यहाँ पर कर्म है। परिभाषा में क्या कहा था कि जिस क्रिया का फल, ये क्रिया है, इस क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? दूध पर पड़ेगा। अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच में जो शेष रह जाएगा या इसके बीच में जो कुछ भी होगा वह कर्म है। तो सीधे आप समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में सकर्मक है या अकर्मक है, यही सीधे सीधे बोल देगा कि बच्चा दूध पीता है, वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है। आप इसको अलग कर लीजिए, कर्ता अलग कर दीजिए, क्रिया अलग कर दीजिए, जो बीच में बच जा रहा है तो वह कर्म हो रहा है। कुछ नहीं बचा तो कर्म है ही नहीं, क्रिया अकर्मक हो जाएगी। कर्म बीच में है तो क्रिया आपकी सकर्मक हो जाएगी। तो बच्चा दूध पीता है, हाँ दूध पीता है, बीच में पता चल रहा है कि बच्चा और पीने के बीच में दूध आया है, क्रिया यहाँ पर हमारी सकर्मक है। नहीं पहचान में आ रहा है, कोई बात नहीं, 2 वाक्य आपको यहाँ पर 2 शब्द और लेके चलने हैं, कौन और क्या। छोटे से शब्द हैं, कौन और क्या। आप अपने आप से प्रश्न करिए, परीक्षा हॉल में बैठ करके अपने मन से खुद प्रश्न पूछिए, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कौन दूध पीता है? अब कौन दूध पीता है आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, बच्चा दूध पीता है। दूसरा प्रश्न कर लीजिए, बच्चा क्या पीता है? तो बच्चा क्या पीता है? दूध पीता है। क्या का उत्तर हमें मिल गया, और जैसे ही हमें क्या का उत्तर मिल गया, क्रिया हो गई हमारी सकर्मक। कभी भी कौन के उत्तर के पीछे आपको नहीं जाना है।
कौन मैंने इसलिए बोला, आवश्यकता नहीं है, आपको प्रश्न ही क्या से पूछना है। आप अगर सीधे पूछ देंगे कि क्या पीता है या बच्चा क्या पीता है, तो दूध का उत्तर आपको मिल जाएगा। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर अकर्मक में, अभी आपको मैं बताते हुए चलूंगी, वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे कि वहां पर हमें कौन और क्या में अंतर ही समझ में नहीं आता है। हमने कौन का उत्तर ले लिया, हम खुश हो गए, क्रिया हो गई हमारी सकर्मक और 1 नंबर आपका सीधे गया। तो यहाँ पर इसीलिए आपको समझा के चल रही हूं कि कौन भी साथ में लीजिए, दोनों उत्तर अपने आप से पूछिए, कौन और क्या। कौन का उत्तर मिल गया, नहीं मिला छोड़ दीजिए, क्या का उत्तर आपको मिल गया, क्रिया हो गई आपकी सकर्मक। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आपको कर्ता क्रिया और कर्म को अलग कर लीजिए, कर्ता क्रिया को अलग किया, बीच में जो शेष रह गया कर्म है, क्रिया आपकी सकर्मक। नहीं समझ में ये आया कौन और क्या से, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। अगर क्या का उत्तर आपको मिल जा रहा है, क्रिया आपकी सकर्मक, नहीं मिल रहा है, क्रिया आपकी अकर्मक। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला और बताया जाता है, शॉर्ट ट्रिक इसको कह देते हैं, कि जहां पर क्या है, हमने यहाँ पर बोल दिया, शॉर्ट भी क्या कहे, परिभाषा में पहले ही बोला है कि क्रिया या कार्य का जो फल है वह कर्म पर पड़ रहा है। कर्म क्या है, दूध है, क्रिया क्या हो रही, पीने की, बच्चा दूध पिएगा, फल किस पर पड़ेगा, दूध पर पड़ेगा। और क्या फल पड़ेगा, दूध कम हो जाएगा या दूध खत्म हो जाएगा, चीज कम हो जा रही है। गाय घास चरती है, गाय क्या चरती है, घास चरती है, पता चल गया क्रिया सकर्मक हो गई। नहीं पता चला, गाय घास चर रही, खा रही है, घास कम होती जा रही है, तो क्रिया क्या हो गई आपकी सकर्मक। तो तीनों ही तरीके आपको बता दीजिए कैसे आप क्रिया को पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। एक और लेके चलते हैं, जैसे हमने क्या कहा, गाय घास चर रही है या चरती है। कर्ता क्या है, यहां पर गाय है, क्रिया क्या हो रही है यहां पर, चरने की, और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या है, घास है, और जो भी चीज कर्ता क्रिया के बीच में आ गई हमने इसको कह दिया है कर्म है। तो क्रिया क्या हो गई हमारी सकर्मक, कर्म सहित क्रिया। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, 2 शब्द आपको पहले ही बता दिए गए हैं, कौन और क्या। तो हमने पूछा कौन घास चर रही है, आंसर मिल गया गाय घास चर रही है। फिर गाय को बना दीजिए, गाय क्या चर रही है, तो गाय घास चर रही है। आपको आपके क्या का उत्तर मिल गया, और क्रिया यहां पर हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। तो ये तो क्या है, क्रिया का पहला भेद, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के क्या होते हैं, फिर से 2 प्रकार होते हैं, और दोनों को ही देखते हुए चलते हैं। तो पहला जो होता है यहां पर एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है। तो यहां पर लिख देंगे, जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है या एक कर्म होता है, वह क्या कहलाती है, सकर्मक कहलाती है। कैसे कहलाती है, जैसे हम बोलते हैं बच्चा गेंद खेलता है, बच्चा गेंद खेलता है, हमने कर्ता अलग कर दिया, क्रिया अलग कर दी, बीच में हमारा कर्म हमें मिल गया। तो कर्म क्या है, एक ही कर्म है। नहीं समझ में आया, हमने कहा कौन गेंद खेलता है, बच्चा खेलता है। दूसरी बार में पूछा कि बच्चा क्या खेलता है, बच्चा गेंद खेलता है, क्या का उत्तर मिल गया, क्रिया हो गई हमारी सकर्मक। तो यहां पर क्या हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, तो वो क्या हो गई आपकी एक कर्मक। अब यहां पर क्या है, द्विकर्मक। द्विकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया। इसका एग्जाम्पल देखिए, हम कहेंगे मां बच्चे को दूध पिलाती है। अब यहां पर क्या है, मां यहां पर कर्ता है और क्रिया यहां पर हो रही है पिलाने की। अब बच्चे कंफ्यूज में, अब कंफ्यूजन क्या है,
एक तो बच्चा बीच में रह गया, दूसरा दूध बीच में रह गया, कर्म किसको कहेंगे? तो ये दोनों ही कर्म हैं, बच्चा भी कर्म है और दूध भी कर्म है, तो कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर नहीं आनी है। यह क्रिया सकर्मक है और दो कर्म इसके साथ में है, तो ये क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, रीता बच्चों को पुस्तक पढ़ाती है। तो दूसरा भी एग्जाम्पल देखिए, रीता बच्चों को पुस्तक पढ़ाती है। और जब भी आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आपको पहचानना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हल करिए। जितने ज़्यादा आप उदाहरण करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्रिया सकर्मक है अकर्मक है। बस मैथ्स के फॉर्मूले पर चलिए, जितना करेंगे हल उतना आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर रीता क्या है? कर्म है। क्रिया क्या हो रही है हमारी? पढ़ाने की हो रही है। अब दो चीजें रह गई, बच्चों और पुस्तक, तो ये दोनों ही क्या है? कर्म हैं। दो कर्म यहाँ पर आ गए हैं, तो क्रिया क्या हो गई हमारी? द्विकर्मक। तो यह तो है सकर्मक क्रिया। इसके बाद क्रिया के अगले भेद की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अकर्मक क्रिया। अब पहचानेंगे क्रिया का दूसरा भाग, और दूसरा भाग क्या है? अकर्मक क्रिया। और जिस भी शब्द के आगे अ लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं, तो कर्म नहीं है क्रिया। अब इसको अपनी भाषा में क्या बोलेंगे कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, अर्थात कर्म की आवश्यकता जहां पर नहीं होती है, वह क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, तो वह क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अब ये मत सोचिए कि कर्म नहीं है तो क्रिया होगी ही नहीं। कर्म चाहे हो चाहे ना हो, क्रिया स्वतः चलती रहती है। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा वहां पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। हमने सकर्मक में बोला था कि क्रिया के कार्य या व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। अब कर्म तो वाक्य में रहा ही नहीं। जब भी हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य में तीन चीजें हमें देखने को मिलती है, कर्ता क्रिया कर्म। कर्म बीच से हट गया, अब क्या बचे? कर्ता और क्रिया। तो यहां पर क्रिया के कार्य का फल या व्यापार किस पर पड़ेगा? सीधे कर्ता पर पड़ेगा। यह चीजें यदि आपको समझ में नहीं आती हैं, आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कर्म है तो फल किस पर पड़ेगा? कर्म पर। कर्म नहीं है तो फल सीधा कर्ता पर। तो इसमें लिखेंगे कि जिस क्रिया के कार्य या इसको बोलते हैं व्यापार, तो जिस क्रिया के कार्य या व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो यह क्रिया क्या हो जाती है हमारी? अकर्मक क्रिया हो जाती है। पहचानना इसलिए जरूरी है, कभी आपसे सीधे पूछ दिया कि किस क्रिया के कार्य का फल या व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो असमंजस की स्थिति ना बने कि सकर्मक होगा या अकर्मक। भाई कर्म पर असर कब पड़ेगा? जब कर्म होगा। कर्म होगा ही नहीं तो फल क्या पड़ेगा? कर्म तो है ही नहीं, वह तो वैसे ही बीच में से गायब है। अब यहां पर हम ले लेते हैं एक वाक्य, देखिए, राधा सोई। यहां पर राधा क्या है? कर्ता है, और क्रिया क्या हो रही है? सोने की। कर्म क्या है? कुछ भी नहीं है। कर्म है ही नहीं तो क्रिया क्या हो गई? अकर्मक। मोहन हंसता है। अगला वाक्य देख लेते हैं, मोहन हंसता है। तो यहां पर मोहन है कर्ता, क्रिया क्या हो रही है? हंसने की हो रही है। कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कर्म तो यहां पर है ही नहीं, फल कैसे पड़ेगा? अब क्या और कौन से कैसे पहचानेंगे, यह दुविधा हो जाती है हमें अकर्मक क्रिया को पहचानने में। हमने कहा मोहन हंसता है, तो यहां पर देखिए दो चीजें आपको बताई गई हैं, कौन और क्या। पहले आप कौन जरूर पूछिए कि कौन हंसता है। हमने कहा मोहन हंसता है।
अब फिर पूछेंगे मोहन क्या हंसता है, पता नहीं क्या हंसता है। क्या का तो हमें आंसर ही नहीं मिला। जब क्या का आंसर नहीं मिला इसका मतलब क्रिया क्या हो गई आपकी, अकर्मक हो गई। तो यहां पर एक चीज देखिए, यदि हम बोलेंगे बच्चा खेलता है, क्योंकि कुछ क्रिया ऐसी होती है कि वो सकर्मक भी होती है अकर्मक भी होती है, और कुछ क्रिया अकर्मक ही होती है हमेशा। तो यहां पर देखिए बच्चा खेलता है। अब जब हमने बच्चा खेलता है कहा, बच्चा क्या है, करता है, खेलना क्या है, क्रिया है। कर्ता क्रिया के बीच में कुछ भी नहीं है तो कर्म यहां पर नहीं है, क्रिया आपकी अकर्मक है। नहीं समझ में आ रहा है, हमने पूछा कौन खेलता है तो हमें आंसर मिल गया बच्चा खेलता है। अब हमने पूछा बच्चा क्या खेलता है तो कोई आंसर नहीं है, पता नहीं क्या खेलता है। जब हमें क्या का आंसर नहीं मिला तो क्रिया हो गई आपकी अकर्मक। इसी को अगर मैं कह दूं बच्चा गेंद खेलता है या फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, कुछ भी हमने लगा लिया, तो बच्चा यहाँ पर हो गया है कर्ता, खेलने की हो गई है यहाँ पर क्रिया, इन दोनों के बीच में गेंद आ गई, ये हो गई कर्म। पता चल गया सकर्मक है। नहीं चला तो हमने बोला कौन खेलता है, बच्चा खेलता है। बच्चा क्या खेलता है, बच्चा गेंद खेलता है। क्या क्या उत्तर मिल गया तो क्रिया क्या हो गई आपकी सकर्मक। तो आपको क्या पहचानना है, जब भी आपको क्या का उत्तर मिल जा रहा है तो क्रिया हो जाएगी आपकी सकर्मक। क्या का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, क्रिया हो जाएगी आपकी अकर्मक। खेलना मैंने आपको इसलिए यहां पर विशेषकर बताया है कि खेलना, आप कुछ चीजों को हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि सोना, जागना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं आपकी, मरना, डरना, ये क्रियाएं हमेशा ही अकर्मक होती हैं। और उसके साथ में हम बोल देते हैं कि खेलना भी अकर्मक होती है। तो खेलना जो होती है वो सकर्मक भी होती है अकर्मक भी होती है, और दोनों ही मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिए हैं कि खेलना कब अकर्मक होगी कब सकर्मक होगी। तो यह क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। इसके बाद रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं, और रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हो जाते हैं। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको फिर बाद में कभी डिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद।